15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में सरकार का नेतृत्व संभालते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन और मानसरोवर भारत से अलग हो जाता है। पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और नेहरू स्वयं कश्मीर को यूएन ले जाते हैं और संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगस्त 2019 में जब वही अनुच्छेद 370 समाप्त होता है, तब पाकिस्तान और उसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय आका एक भी प्रस्ताव भारत के खिलाफ यूएन में नहीं लाते। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं दैनिक जागरण के आज के अंक में छपे एक लेख की, जिसके लेखक हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी। इस लेख का शीर्षक है संभव नहीं नेहरू और मोदी की तुलना। इस लेख में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनकी नीतियों और उनके नेतृत्व की एक गहरी तुलना की गई है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर क्यों इन दोनों नेताओं की कार्यशैली और विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। लेखक लिखते हैं कि आखिर क्यों देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नए कांग्रेस अध्यक्ष को अंग्रेजों के अधीन अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति में राज्यों से जब नाम मांगे गए, तब एक वोट कृपलानी और पट्टा भी सीतारमैया को मिला था। बाकी के सारे वोट सरदार पटेल के पक्ष में थे। नेहरू जी को इस चुनाव में 0 वोट मिले। इसके बावजूद महात्मा गांधी की कृपा से नेहरू देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। यह पूरा संदर्भ नेहरू सिलेक्टेड वर्क्स, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और कृपलानी जी की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद वेवल द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला। फिर 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन द्वारा शपथ लेकर उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला। इसके बहुत बाद 13 मई 1952 को वे आम चुनाव जीतकर सत्ता में आए। अगर ध्यान से देखा जाए तो नेहरू जी गांधी जी की कृपा, अंग्रेजों की सुविधा और विपक्ष विहीन चुनाव के रास्तों से होते हुए पीएम पद तक पहुंचे। इसके बिल्कुल उलट 13 सितंबर 2013 को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। मोदी ने पूरी पार्टी का मजबूत समर्थन और उसके बाद देश की जनता का बाहरी जन समर्थन हासिल किया। उन्होंने बिना किसी की कृपा या बिना किसी बाहरी सुविधा के पूर्ण बहुमत हासिल करके भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया। यही वजह है कि मोदी की नेहरू से तुलना करना पूरी तरह से बेमानी लगता है। जब चीन तिब्बत में था और चीनी सेना के सामने भूखमरी का बड़ा संकट खड़ा था, तब तिब्बत में सड़कें चीन की तरफ नहीं बनी थी, बल्कि भारत की तरफ बेहतर थीं। उस वक्त नेहरू ने चीनी सेना को 3500 टन चावल भिजवाया था। साल 1947 में चीन के पास अपनी कोई वायुसेना नहीं थी, जबकि भारत के पास मजबूत वायुसेना मौजूद थी। चीन की वायुसेना तो बाद में 1949 में आकर बनी। इसके बावजूद 1962 के युद्ध के दौरान 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में उन्होंने अमेरिका से न सिर्फ विमान मांगे, बल्कि पूर्वोत्तर को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना की कमान
एक तरह से अमेरिका को सौंपने के लिए लिख दिया। अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत और नेहरू जी के भतीजे पी.के. नेहरू ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि ये पत्र इतना अपमानजनक था कि राष्ट्रपति के सलाहकार को इसे सौंपने के बाद वे अपने आंसू नहीं रोक पाए और रो पड़े। इसके विपरीत जब गलवान घाटी में चीन के साथ हुए सीधे संघर्ष में हमारे 20 जवान बलिदान हुए तो अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के मुताबिक चीन के भी 55 से 60 सैनिक मारे गए थे। नुकसान इतना बड़ा था कि इसी वजह से चीन ने आज तक अपने मारे गए सैनिकों की सूची कभी जारी नहीं की। वहीं बालाकोट और एयर स्ट्राइक के वक्त का एक वाकया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक सांसद ने बयां किया। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बैठे हुए थे और तभी वहां सेना प्रमुख आए थे। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को जल्दी वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा। इस घटनाओं से साफ हो जाता है कि नेहरू की लचर सैन्य नीति और मोदी की सुदृढ़ सैन्य नीति की आपस में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी देश की सांस्कृतिक स्वाभिमान को कभी ऊपर उठने नहीं दिया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का साफ तौर पर विरोध किया था, जबकि इसके उलट नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को बड़े स्तर पर मनाया। नेहरू ने 17 मार्च 1959 को अपने एक भाषण में यहां तक कहा था कि दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों के गलियारों में वे डिप्रेस्ड यानी तनावग्रस्त महसूस करते हैं और ताजमहल के सामने उन्हें बेहद आनंद मिलता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ, महाकाल लोक, करतारपुर साहिब कॉरिडोर और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त करके भारत के सोए हुए सांस्कृतिक स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने जगाने का काम किया है। नेहरू ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ जरूरी कदम तो उठाए थे, लेकिन उनका विचार विज्ञान के मामले में भी हमेशा पश्चिम का पिछलग्गू बनने से ही प्रेरित रहा है। भारत खुद भी कुछ कर सकता है, ऐसा आत्मविश्वास उनके भीतर नहीं था। यदि साल 1950 में ही एम्स के साथ साथ देश में एक आयुर्वेदिक एम्स भी बन गया होता, तो जैसा कि अब मोदी सरकार ने बनवाया है, तो आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का एक नेतृत्व कर रहे होते। तब मलेरिया की हर्बल दवाई का नोबेल पुरस्कार चीन को और उपवास रखने का शरीर को होने वाले लाभ का नोबेल पुरस्कार जापान को नहीं जाता। साल 1959 में राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर देश में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनने का विचार आया था और पंतनगर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना। यह विचार ठीक था, लेकिन कृषि में पश्चिम का अंधानुकरण करने के बजाय अगर भारत की पारंपरिक जैविक कृषि के लिए भी उसी वक्त विश्वविद्यालय बना होता, तो आज पूरी दुनिया जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तरस रही है, उसमें भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा होता। मोदी ने आयुर्वेद को विश्व पटल पर बड़ी मान्यता दिलाई और देश में जैविक कृषि का एक बड़ा अभियान शुरू किया। इसके अलावा होमी भाभा के प्रयासों से भारत नेहरू जी के वक्त में ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता था, लेकिन नेहरू ने ऐसा फैसला नहीं लिया। वहीं मोदी ने जब भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को आधुनिक आणविक शक्ति से पूरी तरह लैस कर दिया है। 16 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को देश में स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई को लंदन के मशहूर अखबार संडे गार्जियन ने अपने संपादकीय का शीर्षक लिखा था, नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन। ये शीर्षक सीधे तौर पर 15 अगस्त 1947 को नेहरू द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण
नियति के साथ भारत का मिलन यानी ट्रीस्ट विद डेस्टिनी से तुलना था। ब्रिटिश अखबार ने साफ शब्दों में लिखा था कि 1947 के बाद से भारत में जिन भी राजनीतिक दलों का शासन रहा, ये सभी ब्रिटिश विरासत के विचारों से ही प्रेरित रहे। अब जाकर एक ऐसे दल के हाथ में देश की पूरी सत्ता आई है जिस पर कोई भी ब्रिटिश या अंग्रेजी प्रभाव नहीं है। अखबार ने यह भी लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा उस रूप में दर्ज होना चाहिए जिस दिन अंग्रेज आखिरी और निर्णायक रूप से भारत से पूरी तरह विदा हो गए। दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी के इस लेख के विश्लेषण से ये साफ तय है कि नेहरू और मोदी के नेतृत्व के बीच एक बहुत बड़ी वैचारिक और व्यवहारिक सखाई है। एक तरफ जहां फैसलों में हिचकिचाहट और पश्चिम पर निर्भरता दिखती है, वहीं दूसरी तरफ मजबूत इच्छा शक्ति, सैन्य ताकत और सांस्कृतिक गौरव की नई तस्वीर नजर आती है। यही कारण है कि इतिहास के इस मोड़ पर इन दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना करना मुमकिन नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।